Assalamu alaikum, students. Are you struggling with tricky numericals from chapter 1? Don't worry. Today, I'll show you a simple step-by-step way to solve them with ease, so that by the end you will master these problems and solve them confidently in your exams. So let's start with numerical number 1, that is, estimate number of heartbeats in a lifetime. अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हमने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा मेंशन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एवरेज हार्ट रेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 72 बीट्स पर मिनट के इक्वल है। तो हमने ये देखना है कि एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं। हमारे पास एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं और एक पूरे साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं। इसी तरह एवरेज लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बीट्स पर डे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें नंबर ऑफ बीट्स को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे और नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर। इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी बीट्स पर डे। तो जब हमारे पास बीट्स पर डे आएंगी, हम इस रिजल्ट को बीट्स पर ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक साल में नंबर ऑफ बीट्स कितनी होती हैं, एक साल में हमारे पास दिन कितने हैं, 365। 365 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज लाइफ स्पैन से, विच इज 70। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और ये रिजल्ट अराउंड 3 बिलियन बीट्स के इक्वल है, जो कि एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे, दैट इज डिटरमिन द dimensions of each of the following quantities. So part A is v square divided by ax. तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है v स्क्वायर ओवर ax। v यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन है lt-1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में जो ax है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, यानी कि लेंथ के साथ। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है lt-2 और x की डायमेंशन है l। इस तरह से v की जो डायमेंशन यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन जो है, इट विल बी इक्वल टू l स्क्वायर t की पावर -2 और डिनोमिनेटर में जो डायमेंशंस हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी l स्क्वायर और t की पावर -2। तो ये दोनों डायमेंशंस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और रिजल्ट में हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी कि किसी भी नंबर की कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास ए का आंसर है नो डायमेंशन। अब आते हैं पार्ट बी पे, दैट इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है जिसकी डायमेंशंस होती हैं एल टी की पावर -2 और t की डायमेंशन होती है कैपिटल T। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, t की जो दोनों पावर्स हैं उन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास t की पावर 0 हो जाएगी, विच विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरह 1 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में जो डायमेंशन आएगी वो l ही होगी। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे, दैट इज if a is equals to x square divided by product of y square and z, then find the percentage uncertainty in A. The percentage uncertainties in x, y and z are 1%, 1% and 2% respectively. तो अब हमने ये देखना है कि इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन डाटा क्या है। दैट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x इक्वल टू 1, percentage uncertainty in y equals to 1 and percentage uncertainty in z equals to 2। अब जो फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया है a का, जिसकी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, वो फॉर्मूला हम लिखेंगे, दैट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इंटू z।
तो यहाँ पे आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती है और यहाँ पे x पे जो स्क्वायर है वो पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह y के ऊपर जो स्क्वायर है वो भी y से मल्टीप्लाई होगा और इन अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करेंगे। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन x से जो कि 1% है, फिर वाई स्क्वायर को भी इस वैल्यू में ऐड करूंगी +2 मल्टीप्लाइड विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन z। तो इस तरह इन वैल्यूज़ को हम जिनकी पावर्स हैं उनको पावर से मल्टीप्लाई करके एक दूसरे में ऐड करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6%। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4 इज a spherical ball of radius r experiences a resistive force F due to the air as it moves through the air at speed v. The resistive force F is given by the expression F is equals to CRY, where C is the constant. By using dimensions, derive the SI. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है और वो बॉल एक रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है एयर की वजह से। जैसे एयर के थ्रू मूव कर रही है तो वो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो उसके लिए उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है F इज इक्वल टू CRY। यहाँ पे C कांस्टेंट है और हमने इसका SI यूनिट डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है वो ये इक्वेशन है F इज इक्वल टू CRV। यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल देंगे, दैट विल बी F डिवाइडेड बाय RV। F बेसिकली क्या है, फोर्स है। तो फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, और मास की डायमेंशन होती है हमारे पास m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी mLT की पावर -2। इसी तरह से रेसिप्रोकल में r है, r यानी कि लेंथ, इसकी डायमेंशन l होगी और v यानी कि वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन LT की पावर -1 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो होगी ml की पावर -1 t की पावर -1। इस डायमेंशन से हम बेसिक यूनिट निकाल सकते हैं c के लिए, दैट विल बी किलोग्राम फॉर m यानी कि मास, और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है तो होगा पर मीटर क्योंकि L की वैल्यू -1 है। इसी तरह T यानी कि टाइम, और टाइम का यूनिट हमारे पास होता है S, तो यहाँ पे पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी T की जगह। तो SI बेस यूनिट C का इक्वल हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के। न्यूमेरिकल नंबर 5, द प्रेशर एट अ डेप्थ H in an incompressible fluid of density rho is given by P is equals to rho GH, where G is acceleration due to gravity. Check the homogeneity of this equation. यहाँ पे हमारे पास एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है और डेप्थ H है और प्रेशर P है जो उस पे एक्सर्ट किया जा रहा है। एक इक्वेशन गिवन है प्रेशर की विच इज इक्वल्स टू रो GH। यहाँ पे G एक्सेलरेशन है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, और हमने इस इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करनी है। मींस कि हमने इसकी बोथ साइड्स को चेक करना है कि क्या उनकी डायमेंशंस इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इट मींस इट फॉलोज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गिवन डाटा देखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास इक्वेशन है P इज इक्वल्स टू रो GH। यहाँ पे P प्रेशर है, तो P यानी प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स
मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, तो मास और एक्सेलरेशन का यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रो जी एच की डायमेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने रो के यूनिट्स निकालने हैं। मीन्स डेंसिटी विच इज़ इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट तो हमारे पास किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो इस तरह इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम दोनों साइड्स यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रेशर की जो हमारे पास डायमेंशन है वो है ml की पावर -1 t की पावर -2 और रो जी एच की डायमेंशंस हैं ml पावर -3 और g की डायमेंशन है g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g की डायमेंशंस वही यूज़ होती हैं जो एक्सेलरेशन की है, दैट इज़ एल टी की पावर -2 और h यानी कि हाइट, इसके लिए डायमेंशन एल यूज़ होगी। तो दोनों साइड्स पे हमने डायमेंशंस को लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों डायमेंशंस इक्वल हैं। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रही है क्योंकि दोनों साइड्स पे डायमेंशंस सेम हैं। Now let's start numerical number 6. Estimate that how many protons are there in a bacterium. Most of the bacterium's mass comes from protons and neutrons and they are roughly equal in number within the cell's nucleus. तो इसलिए हम ये एस्टिमेट करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके लिए हम इन दोनों का मास कंसिडर करेंगे। यानी कि मास ऑफ बैक्टीरियम आपने याद रखना है कि इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻50 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ बैक्टीरियम फाइंड करने के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि हमने मास ऑफ ए बैक्टीरियम को डिवाइड करना है मास ऑफ ए प्रोटॉन पे। अब मास ऑफ बैक्टीरियम और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं डाटा में। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.6 इंटू 10⁻12, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। न्यूमेरिकल नंबर 7. Estimate that how many hydrogen atoms does it take to stretch across the diameter of a sun. इस न्यूमेरिकल का पॉइंट ये है कि एक सन के डायामीटर में यानी एक सन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ सकते हैं। तो डायामीटर ऑफ सन आपने याद रखना है कि इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर and diameter of hydrogen atom is 1.39 into 10⁻9 meters। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने के लिए हम इन दोनों के डायामीटर को डिवाइड करेंगे। डायामीटर ऑफ सन विल बी डिवाइडेड विद डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम और इस तरह रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1.39 into 10⁻19 meters। 1.39 इंटू 10⁻19 हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सन के डायमीटर में यानी कि सन में। लास्ट न्यूमेरिकल इज द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर। रेजिस्टर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे और करंट की वैल्यू दी है। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड यानी कितनी पावर कंज्यूम हुई है। और पार्ट बी, find the percentage uncertainty of current passing through the resistor. Part C is find the absolute uncertainty of the electrical power and part D is find the percentage uncertainty of the resistance. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पावर कैलकुलेट करेंगे और पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे I²R। I is the current and R is the resistance। तो I की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में
3 दी हुई है जो कि सब्सटीट्यूट करेंगे हम, और R की वैल्यू 13 दी है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 13 दी है। I के ऊपर स्क्वायर है तो I की वैल्यू 3 है, जिसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 रिजल्ट आएगा, और 9 को 13 रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 117 वोल्ट्स पावर की वैल्यू आ जाएगी। अब पार्ट बी है, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और इस पूरी फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना है 100% से। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो हमारे पास करंट की है वो है 0.1, और इसकी मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 3 है। इस फ्रैक्शन को हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 3.33% आ जाएगा। इसी तरह पार्ट सी है, पार्ट सी में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर यानी कि रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.5 है और इसकी मेजर्ड वैल्यू 13 है। इस फ्रैक्शन को हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 3.85% आ जाएगा। लास्ट इज पार्ट डी, दैट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी मीन्स पावर। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का, दैट इज P इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आर। अब जो I के ऊपर स्क्वायर है मींस पावर है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी I की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से, और उसमें हम R की परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी ऐड कर देंगे। मींस 2 multiplied with 3.3%, that is the uncertainty in I, plus 3.84%, that is uncertainty in R. इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.44%. So this is the uncertainty in P, where 117 volt is the power of P. अब यहाँ पे 10.44% हमारे पास अनसर्टेनिटी की वैल्यू है। इसको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस वैल्यू को 100 पे डिवाइड करेंगे और 117 वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 12.21 वर्ड्स के इक्वल आ जाएगी। और इस तरह से हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 117 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी with a measured value of 12.21 watts. So students, that's all. If you find this video helpful, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon so you never miss an update. Your support helps Physics Dynamics to grow and keeps the content coming. Thanks for watching.